यह कहानी रात के 3:30 बजे शुरू होती है, जब लॉस एंजलिस में एक हाई सिक्योरिटी ट्रक एक डोनट शॉप के बाहर आकर रुका। ट्रक के दो सिक्योरिटी गार्ड अंदर शॉप में गए। उसी समय एक कार और एक एसयूवी आकर ट्रक के आगे पीछे रुक गईं और उनमें से कुछ गुंडे बाहर निकले। इन गुंडों ने बॉडी आर्मर और गैस मास्क पहन रखे थे और उनके पास खतरनाक हथियार भी थे। जैसे ही गार्ड्स बाहर आए, गुंडों ने उन पर बंदूक तान दी। ट्रक ड्राइवर ने तुरंत लॉस एंजलिस पुलिस को कॉल कर बताया कि कुछ हथियारबंद गुंडों ने उन्हें घेर लिया है। एक गार्ड ने चालाकी से अपनी बंदूक निकालने की कोशिश की, लेकिन एक गुंडे ने उसे गोली मार दी और फिर एक और गुंडे ने ट्रक ड्राइवर को भी मार डाला। इसके बाद गुंडों ने ट्रक का दरवाजा खोला और एक और गार्ड को खींचकर बाहर निकाला। इसी बीच पुलिस भी वहां पहुंच गई। दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई, लेकिन पुलिस की साधारण बंदूकें उन गुंडों की असॉल्ट राइफलों के सामने बेअसर साबित हुई। इस मुठभेड़ में 4 पुलिस अधिकारी और एक गुंडा मारा गया। गुंडे ट्रक लेकर वहां से फरार हो गए और उसे एक वेयरहाउस में ले गए। गैंग लीडर रे ने बॉस्को को बहुत डांटा, क्योंकि उसने सिक्योरिटी गार्ड को गोली मार दी थी। रे ने बाकी गुंडों से कहा कि ट्रक को अब ठीक करना होगा। जैसे ही रे ने ट्रक का दरवाजा खोला, एंसन ने पूछा कि क्या वह ठीक है। इस पर रे ने जवाब दिया, हमने 4 पुलिस वालों को मार डाला है। अब तो पुलिस हमें कुत्तों की तरह ढूंढ रही होगी। निक ओब्रायन घटना स्थल पर पहुंचे और वहां एल से शेरिफ डिपार्टमेंट के अधिकारियों से मिले, जो मारे गए गुंडे की बॉडी के पास खड़े थे। पुलिस समझ नहीं पा रही थी कि गुंडों ने खाली ट्रक क्यों चुराया और भाग गए। इस पर निक ने कहा कि इसके पीछे जरूर कोई योजना होगी। वहीं दूसरी ओर सड़क पार बैठा बॉस को इस मीटिंग की तस्वीरें खींच रहा था। वापस जाकर उसने ये तस्वीरें रे को दिखाई और निक की तस्वीर दिखाते हुए बताया कि यह वही अफसर है जो इस केस की जांच कर रहा है। रे ने अपने साथियों को बताया कि निक मेजर क्राइम्स डिवीजन का हेड है, डॉनी, जो पिछली रात ट्रक चला रहा था। जब निक की तस्वीर देखी तो वह चुपचाप वहां से निकल गया। निक और उसके साथी अधिकारी इस केस की जांच में जुटे थे। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यह किसी अंदरूनी आदमी का काम है, वरना गुंडों को यह कैसे पता होता कि ट्रक ठीक 3:30 बजे वहां आएगा। उन्हें शक था कि इस वारदात के पीछे रे का ही हाथ है, जो 8 महीने पहले पैरोल पर रिहा हुआ था। डॉनी रात में एक बारटेंडर की नौकरी करता था। फिर कहानी में मोड़ आता है जब डॉनी को बार में फेडरल रिजर्व बैंक में काम करने वाले एक व्यक्ति का आईडी कार्ड गिरा हुआ मिलता है। डॉनी ने वह आईडी कैश रजिस्टर में रख दी और फिर मैक के पास गया, जो रे की गैंग का सदस्य है। उसी बार में डिटेक्टिव निक भी बैठा था और उसने डॉनी से कुछ सवाल पूछने शुरू कर दिए। डॉनी ने कहा, मुझे नहीं पता कौन यहाँ आता है और कौन नहीं। यहाँ से लेकर अपराधी तक और पुलिस वाले भी आते हैं। ये बार सबके लिए है। निक ने सवाल जारी रखे तो डॉनी ने फिर कहा, हाँ, यही सच है। जब डॉनी की शिफ्ट खत्म हुई और वह बार से निकला तो निक ने उसकी कार की खिड़की पर दस्तक दी और उसे बेहोश कर दिया। जब डॉनी को होश आया तो वह एक अनजान जगह पर था। जैसे ही डॉनी कमरे से बाहर निकला, उसे निक की टीम और 4 महिलाएं मिली। निक ने उसे एक सीसीटीवी फोटो दिखाई जिसमें वह रे से मिल रहा था। डिटेक्टिव गस ने कहा, हम तुम्हारे बारे में सब जानते हैं। तुम्हें एक बार कार चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। कुछ लोगों को मारने की कोशिश करने के आरोप में जेल भी हो चुकी है और कैलिफोर्निया की सबसे तेज कार चलाने पर भी तुमने जुर्माना भरा है। गस ने समझाया कि सिर्फ एक गलती तुम्हें फिर से सालों के लिए जेल पहुंचा सकती है। डॉनी ने सफाई दी, सर, मैं रे से बस 1-2 बार मिला हूं, मुझे कुछ नहीं पता। निक ने डॉनी की बांह पर बने टैटू की तरफ इशारा किया, जिस पर लिखा था रेगुलेटर्स। निक ने पूछा, तुम्हें पता है इसका मतलब क्या है? फिर निक ने बताया कि पुलिस का एक गुप्त गिरोह है जिसका नाम क्लीक है। मैं उसका हिस्सा हूं, निक बोला। ये गैंग किसी नियम को नहीं मानता। हम अपराधियों को सुधरने का मौका नहीं देते, सीधे गोली मारते हैं। निक ने डॉनी से सीधा सवाल किया, एक डरपोक आदमी ऐसे खतरनाक गैंग के साथ क्या कर रहा है? डॉनी ने जवाब दिया, सर, मैं बस उनका ड्राइवर हूं। चोरी के गैंग के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। निक ने डॉनी से कहा कि वो रे की गैंग के साथ संपर्क में बना रहे और जब मैं कॉल करूं तो उठाना ही पड़ेगा, वरना मैं खुद तुम्हें उठा लूंगा। उधर रे की गैंग लॉस एंजलिस के फेडरल रिजर्व बैंक पर नजर रख रही थी। रे ने बताया कि यह एकमात्र बैंक है जहां आज तक कोई चोरी सफल नहीं हो पाई है। अब तक 83 बार चोरी की कोशिश की गई है, लेकिन हर बार नाकामी मिली है। यही वजह है कि रे अब यहीं चोरी करना चाहता है। उधर पुलिस विभाग की जांच में पता चला कि रे, एंसन, डॉनी और बॉस्को सभी रिटायर्ड मरीन कमांडो हैं। जब अधिकारियों ने पिछले 10 वर्षों में हुई सभी बड़ी चोरियों की जांच की तो उन्हें एक खास बात पता चली। जब रे 10 साल जेल में था तब कोई बड़ी चोरी नहीं हुई। इससे पुलिस को शक और गहराता गया कि रे ही इस पूरे ऑपरेशन का मास्टरमाइंड है। अब कहानी एक रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। निक ने अपने सभी अधिकारियों से कहा, अगर हम रे को पकड़ लें तो पिछली सभी अनसुलझी चोरियों की गुत्थियां भी सुलझ जाएंगी। उधर रे और उसकी गैंग फिर से उसी वेयरहाउस में वापस गई। रे ने अपनी गैंग को फेडरल रिजर्व बैंक की दिन भर की रूटीन समझानी शुरू की। रे ने बताया कि बैंक हर दिन पुराने, खराब या टूटे हुए नोटों को अपने सिस्टम से हटाता है। ये नोट हर रोज शाम 4 से 5 बजे के बीच टुकड़ों में काट दिए जाते हैं
और इस कटा हुआ कचरा एक वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा उठाया जाता है। रे ने कहा, सिर्फ उस रूम में जहां रोजाना $100 के नोट गिने जाते हैं, कम से कम $30 मिलियन मौजूद होते हैं। यही वो रकम थी जिसे रे चुराना चाहता था। यह पैसा किसी का नहीं है, न ये किसी की जेब से जा रहा है, न किसी को इसका नुकसान होगा। हम किसी से चोरी नहीं कर रहे। अब डॉनी ने एक चीनी फूड डिलीवरी कंपनी में काम करना शुरू कर दिया, जहां से बैंक के कर्मचारी रोज ऑर्डर किया करते थे। डॉनी एक दिन 2 बैग लेकर बैंक के अंदर गया। सुरक्षा जांच के बाद वो अंदर घुसा। उसने एक बैग तो कैफेटेरिया में बैठी महिलाओं को दे दिया, लेकिन दूसरा बैग लेकर वॉशरूम चला गया। उसने वह बैग वॉशरूम की वेंटिलेटर ग्रिल के अंदर छुपा दिया। उसी रात रे और उसकी गैंग रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे, जब अचानक पुलिस वहां पहुंच गई। निक सीधे रे की टेबल पर आया और ऐसा दिखाया जैसे वह डॉनी से जिम में मिला हो। रे को डॉनी पर शक हुआ कि कहीं वह पुलिस वाला तो नहीं है। गैंग वापस वेयरहाउस लौटी और रे ने डॉनी पर बंदूक तान दी और पूछा, तुम निक को कैसे जानते हो? डॉनी ने सच्चाई बता दी। निक ने मुझे पकड़ लिया था और वो तुम सब के बारे में जानता है। इसके बाद मैंने उससे कभी नहीं मिला। रे ने उस पर भरोसा कर लिया और कहा, निक को एक मैसेज देना, चोरी इस शुक्रवार को होने वाली है। डॉनी ने निक से एक सूट शॉप में मुलाकात की। निक ने पूछा, तुम लोग रेस्टोरेंट में क्या कर रहे थे? डॉनी ने जवाब दिया, चोरी शुक्रवार को होगी, लेकिन मुझे नहीं पता कहां। अब निक उस क्लब पहुंचा जहां रे की गर्लफ्रेंड परफॉर्म करती थी। निक शो देखने लगा। जब वह लड़की स्टेज से उतरी तो निक के कान में कुछ कहा और फिर दोनों उसके घर चले गए। अगली सुबह रे वहां आ पहुंचा। लड़की लिविंग रूम से भाग गई और निक आ ही अंदर से शर्टलेस बाहर आया। दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। फिर दोनों की नजर टेबल पर रखी बंदूक पर गई। निक ने आंखों से रे की तरफ बंदूक तानी, लेकिन रे उसके झांसे में नहीं आया। वह चुपचाप उसके सामने से गुजरा, बेडरूम में गया और दरवाजा बंद कर लिया। निक अपनी कार में गया और तुरंत अपने साथी को कॉल कर उस पता की जानकारी दी जो उसे रे की गर्लफ्रेंड से मिला था। बाद में रे की गर्लफ्रेंड ने रे से कहा, जो तुमने कहा था मैंने वही किया। अब शुक्रवार का दिन आ गया, चोरी का दिन। पुलिस ने बैंक पर नजर रखनी शुरू कर दी थी। एक वैन बैंक की पार्किंग में आकर रुकी। रे और उसकी गैंग बुलेट प्रूफ जैकेट, मास्क और असॉल्ट राइफलों के साथ वहां पहुंचे। जैसे ही वे बैंक में दाखिल हुए, उन्होंने सबसे पहले सिक्योरिटी कैमरे पर गोली चलाई और सभी लोगों को आदेश दिया कि नीचे बैठ जाएं। गैंग ने सभी के फोन ले लिए, उनके हाथ बांध दिए और सिर पर बैग डाल दिए ताकि कोई चेहरा ना देख सके। रे ने बैंक मैनेजर को आदेश दिया कि वह पुलिस को फोन करके कहे, हम $10 मिलियन की फिरौती और एक हेलीकॉप्टर चाहते हैं जिसमें पूरा फ्यूल भरा हो, वरना हर घंटे एक बंधक को गोली मार दी जाएगी और अगर कोई पुलिस वाला अंदर घुसा तो एक एक कर सब मारे जाएंगे। कुछ ही देर में पुलिस और एफबीआई बैंक के बाहर जमा हो गए। अचानक बैंक में एक फोन बजा। रे ने फोन उठाया और पूछा, हमें हमारी डिमांड मिलेगी या नहीं? पुलिस ने जवाब दिया, हम आपकी मांगों पर काम कर रहे हैं। इस पर रे ने धमकाते हुए कहा, तुमने तो एक आदमी को बिना पैसे के फोन करने के लिए मार डाला था। उसी समय एक आदमी को बॉस रे उठा ले गया और गोलियों की आवाज आई, ये दिखाने के लिए कि एक बंधक को मार दिया गया है। अब फिर से कॉल आया। इस बार मैनेजर ने फोन उठाया और कहा, एक आदमी मारा जा चुका है। अब जितनी बार कॉल करोगे उतने लोग मरेंगे। अगली बार कॉल तभी करना जब तुम्हारे पास चोरों की डिमांड पूरी हो। अधिकारी ने पूछा, क्या तुम 90 मिनट इंतजार कर सकते हो? रे ने जवाब दिया। मैनेजर ने पुलिस को मैसेज फॉरवर्ड कर दिया। बाहर पुलिस बैंक के नक्शे को देख रही थी। तभी अंदर से एक धमाके की आवाज आई। पुलिस समझ गई कि चोरों ने बैंक का सेफ तोड़ दिया है। निक ने नक्शे में कुछ देखा और टोनी से पूछा, यह क्या है? टोनी बोला, यह एक सीवेज लाइन है, शायद अब बंद है। निक को अब एक आइडिया आया। वह बोला, हमें अंदर जाना पड़ेगा। वह एक आयरन रॉड उठाकर बैंक का मुख्य दरवाजा खोलने लगा। अंदर पहुंचते ही निक ने बंधकों से पूछा, सब ठीक है? लेकिन हैरानी की बात, अंदर एक भी चोर नहीं था। निक और उसकी टीम बैंक के पीछे उस जगह पहुंचे जहां जहां वो एक बंधक मारा गया था, लेकिन वो भी एक नाटक था। वो लड़की जिंदा थी। फिर वहां एक छेद दिखा जो सीवेज लाइन से जुड़ा हुआ था। इसका मतलब था चोर उसी रास्ते से भाग चुके थे। निक भी उस सीवेज लाइन में घुस गया और उनका पीछा करने लगा। उधर मैक ने बैंक को कॉल किया, हम अलामेदा सिक्योरिटी कंपनी से हैं, हमारा ट्रक 2 मिनट में पहुंचने वाला है, गेट खोल दीजिए। रे और एंसन ने अब अलामेदा कंपनी के गार्ड्स की यूनिफॉर्म पहन ली थी। वे वही ट्रक लेने पहुंचे जिसे उन्होंने चोरी की शुरुआत में हथियाया था। उस ट्रक को रंग कर दिया गया था। उसका डिजाइन थोड़ा बदला गया था ताकि वो बिल्कुल असली ट्रक जैसा लगे। रे और एंसन ने उस ट्रक को बैंक के सिक्योरिटी गेट पर रोका और ड्यूटी पर मौजूद फेडरल रिजर्व बैंक के गार्ड को अपनी आईडी दिखाई। आईडी इतनी असली लग रही थी कि गार्ड को कोई शक नहीं हुआ, और वैसे भी पहले से फोन पर सूचना दे दी गई थी कि यह ट्रक आने वाला है। इसलिए गार्ड ने बिना ज्यादा सवाल किए उन्हें अंदर जाने दिया। उन्होंने ट्रक के पिछले हिस्से से 2 बड़े बॉक्स निकाले जो नोटों से भरे हुए थे और उन्हें बैंक की उस मंजिल पर ले गए जहां नोटों की गिनती होती थी। बैंक कर्मचारी इन टब्स को उसी रूम में रख देते हैं जहां रोजाना $100 के नोट गिने जाते थे।
रे और एंसन अब वेटिंग रूम में चले गए, जबकि गैंग का बॉस, संभावना है रेही, बैंक के नीचे बने टनल में मौजूद था। रे ने रेडियो पर उसे बताया, डॉनी गिनती वाले कमरे तक पहुंच चुका है। बॉस्को ने पावर ग्रिड में एक स्विच दबाया, जिससे पूरे बैंक की बिजली धीमी हो गई। इससे नोट काटने वाली मशीन, कैमरे और मोशन सेंसर्स सब बंद हो गए। एक पुलिस गार्ड ने बैंक कर्मचारियों से कहा, हमें थोड़ी देर के लिए सिस्टम बंद करना पड़ेगा, आप लोग ब्रेक ले लें। जैसे ही सारे कर्मचारी और पुलिसकर्मी कमरे से बाहर निकले, रे ने डॉनी को रेडियो पर कहा, अब काम शुरू करो, वहां कोई नहीं है। डॉनी तब तक एक बड़े बॉक्स के अंदर छुपा हुआ था। उसके चारों ओर $100 के नोटों की ट्रॉलियां थीं। जैसे ही वो बाहर निकला, कुछ ट्रॉलियां गिर गईं, लेकिन उसने फुर्ती से उन्हें वापस रख दिया। इसी दौरान बैंक की एक महिला कर्मचारी, जो रोज चाइनीज फूड ऑर्डर करती थी, ने रेस्टोरेंट में कॉल किया। फोन मैक ने उठाया। महिला ने शिकायत की, मैंने 1 घंटे पहले खाना मंगवाया था, अब तक आया क्यों नहीं? मैक ने चीनी लहजे में जवाब दिया, हाँ हाँ, खाना रास्ते में है। पुलिस और सिक्योरिटी गार्ड्स ने देखा कि बैंक में कैमरे और मोशन सेंसर काम नहीं कर रहे। उन्होंने तुरंत दूसरे गार्ड से कहा, जल्दी से सारे बॉक्स गिनो, कुछ गड़बड़ हो सकती है। गार्ड सभी काउंटर्स को कैफेटेरिया से बुलाकर फिर गिनती रूम की ओर लेकर गया। उस समय डॉनी गिनती रूम में एक टेबल के नीचे छिपा हुआ था। जो नोट मशीन में कटने जा रहे थे, वो उन्हें एक ब्लैक जिपर बैग में भर रहा था। उसने ये बैग डस्टबिन में फेंक दिए, जो बाहर कचरा उठाने वाली वैन में जाएंगे। अब गार्ड वापस लोगों को लेकर गिनती रूम में आया। रे ने डॉनी को भागने का इशारा किया। डॉनी ने जल्दी से एयर वेंट का कवर हटाया, अंदर घुस गया और फिर कवर को अंदर से बंद कर दिया। रेडियो पर डॉनी ने कहा, मैं वेंट में हूं, और रे ने बॉस्को को संकेत दिया, अब लाइट चालू करो। जैसे ही लाइट वापस आई, सारे सिस्टम चालू हो गए, मशीन, कैमरे, सेंसर, सब। अब डॉनी वेंट से गुजरते हुए उस बाथरूम वेंट तक पहुंचा जहां उसने पहले फूड बैग छुपाया था। वो बैग उठाया और बिल्डिंग में घूमने के लिए उसी एक्सेस कार्ड का इस्तेमाल किया, जो एक बैंक कर्मचारी बार में छोड़ गया था। डॉनी ने उस महिला को चाइनीज फूड डिलीवर किया और बिल्डिंग से बाहर निकल गया। उधर डॉनी के कुछ दोस्त बैंक से कचरा उठाने आए थे। दोनों अलग अलग ट्रकों में, लेकिन एक ही कंपनी के नाम पर भेजे गए थे। यह सब योजना के तहत किया गया था। दोनों ट्रक एक चौराहे पर मिले और एक दूसरे को सिर हिलाकर इशारा किया। बैंक के बेसमेंट में एलेक्सी ने अपनी गाड़ी से कचरा उठाया, जिसमें चोरी किए गए नोटों से भरे बैग भी थे। दूसरी ओर रे और एंसन सिक्योरिटी कंपनी वाले ट्रक के साथ बैंक से बाहर निकल गए। बॉस को एक कचरा उठाने वाले ट्रक का पीछा कर रहा था। उसने रे को लोकेशन बताई। रे ने जाकर उस ट्रक को आगे से रोका और बॉस्को ने उसे पीछे से घेर लिया। बॉस्को ड्राइवर की ओर दौड़ा, उसे बंदूक दिखाकर बाहर निकाला और ट्रक पर कब्जा कर लिया। अब पूरा गैंग उस ट्रक को फॉलो करने लगा। चोरी का माल उनके हाथ में था। इधर उसे डॉनी सड़क पर दिखा तो उसने गाड़ी रोकी और उसे पकड़ लिया। मैक ने दूर से देख लिया कि पुलिस डॉनी को पकड़कर ट्रक में ले गई है। निक और उसके साथियों ने डॉनी को पीटते हुए पूछताछ की, रे और बाकी कहाँ हैं? आखिरकार डॉनी टूट गया और उसने लोकेशन बता दी। रे और उसका गैंग उस वक्त कचरे के डंप साइट पर मौजूद थे। मैक ने तुरंत रे को कॉल किया, डॉनी पकड़ा गया है, अब क्या करें? लेकिन रे ने कॉल काट दिया और एंसन से कहा, डॉनी और मैक पकड़े गए हैं। फिर दोनों कार में निकल गए। निक को रे की कार की झलक मिली। उसने उसका पीछा करना शुरू किया और रेडियो पर डिटेक्टिव मर्फ और बाराचो को लोकेशन बताई। रे ने रियर मिरर में देखा कि निक की कार 20 गाड़ियों पीछे है। उधर गस ने डॉनी को कार से हथकड़ी से बांध दिया और निक टोनी के साथ निकल गया। मर्फ और बाराचो भी लोकेशन पर पहुंच गए। अब रे, एंसन और बॉस्को भी अपने ट्रक से बाहर निकलने लगे। जैसे ही पुलिस पास आई, रे ने फायरिंग शुरू कर दी। एक पुलिस वाले को गोली लगी, वहीं उसकी मौत हो गई। अब पुलिस वालों ने भी जवाबी फायरिंग शुरू की। अचानक शांति टूटी और चारों ओर गोलियां चलने लगीं। कारों को चीरती गोलियां उड़ रही थीं। बॉस्को की गर्दन में गोली लगी, वो गिर गया। फिर रे ने एक पुलिस वाले के घुटने पर गोली मारी। रे और एंसन भागने लगे और निक ने उनका पीछा किया। निक और पुलिस वालों ने मिलकर एंसन को गोली मार दी। उसकी मौत हो गई। रे एक गली में भागा और निक उसके पीछे पीछे दौड़ा। निक ने रे पर गोली चलाई। रे बुरी तरह घायल हो गया। रे ने किसी तरह बंदूक फिर से लोड की और काफी मुश्किल से खड़ा हुआ। वो लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ने लगा। रे, जो पहले ही बुरी तरह घायल था, अब भी निक पर गोली चलाते हुए आगे बढ़ा। निक ने अपनी बंदूक रीलोड की और रे की छाती पर गोली चला दी। रे गिर पड़ा और किसी तरह एक कार के पीछे छुप गया। उसने अपनी जैकेट से एक आखिरी मैगजीन निकाली, लेकिन वो खाली था। उसके पास अब कोई गोली नहीं बची थी। इसके बावजूद उसने निक पर अपनी खाली बंदूक तान दी। निक ने आत्मरक्षा में एक और गोली चलाई।
यह जानते बिना कि रे की बंदूक में कोई गोली नहीं थी। रे की वहीं मौत हो गई। निक जब वापस अपनी गाड़ी के पास पहुंचा तो देखा डॉनी वहां से भाग चुका था। निक और गस ने रे की कार से काले बैग निकाले, लेकिन जब उन्हें खोला तो पाया कि उनमें केवल कटे हुए नोटों के टुकड़े थे। अब निक उस बार में पहुंचा जहां डॉनी पहले काम करता था। उसने बार के मालिक से उसका पता पूछा। मालिक ने बताया, डॉनी तो 2 दिन पहले ही नौकरी छोड़कर चला गया। वहीं बार में बैठे कुछ बैंक के कर्मचारी, जिनके गले में एक्सेस कार्ड लटके थे, कुछ पीने आए। निक ने दीवार पर टंगी एक फुटबॉल टीम की तस्वीर देखी, जिसमें डॉनी अपने दोस्तों के साथ बैठा था। तभी निक बाहर आया और बैंक की इमारत पर नजर पड़ी, और उसे सब कुछ समझ आ गया। इस पूरी चोरी का असल मास्टरमाइंड डॉनी ही था। आखिरी सीन में हम देखते हैं, लंदन के एक बार में डॉनी फिर से बारटेंडर के रूप में काम कर रहा था। वहीं उसके साथ बैठे थे वो सभी दोस्त, जो कचरा उठाने वाले के रूप में प्लान का हिस्सा थे। असल में डॉनी ने पहले से ही रेओ और उसकी गैंग को धोखा देने की योजना बना ली थी। इसलिए दो एक जैसे कचरा ट्रक सड़कों पर घूम रहे थे। एक ट्रक में थे कटे हुए नोटों के टुकड़े, ताकि रे को लगे कि चोरी हो गई। दूसरे ट्रक में थे असली नोट, पूरे $30 मिलियन। डॉनी ने असली नोट बैगों से निकालकर ट्रक के टायरों में छुपा दिए और फिर उन्हें पनामा भेज दिया। अब वो लंदन में बैठकर नई चोरी की प्लानिंग कर रहा था। और अब लंदन में होने वाला है अगला बड़ा खेल। तो दोस्तों, अब होने वाले हैं 1 मिलियन दोस्त। जल्दी से सब्सक्राइब करो।